प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम लोग भारत के प्रधानमंत्री के बारे में रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन करते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री का शपथ और प्रधानमंत्री की पदावधि पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75(1) के तहत की जाती है। तो अनुच्छेद 75(1) में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 75(1) में किया गया है। यानी राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, राष्ट्रपति इसमें संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति के नाम से ही संघ का शासन चलता है। राष्ट्रपति के नाम से ही शासन चलाया जाता है, पर प्रधानमंत्री जो होता है वह शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, प्रधानमंत्री प्रशासनिक प्रधान होता है और प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। वास्तविक रियल में जो शक्तिशाली है वो प्रधानमंत्री है, क्योंकि शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सबसे महत्वपूर्ण बात एक और तब हो जाती है जब सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। स्पष्ट बहुमत जब नहीं होता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का इस्तेमाल करता है और सदन के अंदर सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसमें यह बात ध्यान रखना जरूरी होता है कि जो नियुक्त प्रधानमंत्री होगा वह सदन के भीतर 1 माह के अंदर विश्वास मत हासिल करेगा सदन का, तब जाकर के वह प्रधानमंत्री पद पर बना रह सकता है। तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई। इसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री की शपथ की बात करें। प्रधानमंत्री के जो शपथ, तो पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति दिलवाएगा। अब प्रधानमंत्री किस बात की शपथ लेता है ये जानना है कि कौन सी बात का शपथ लेता है, क्या शपथ लेता है। तो प्रधानमंत्री जो है वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। साथ ही भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त करता है। साथ ही इस बात का भी वचन देता है कि वह बिना भय के, बिना पक्षपात के, बिना राग द्वेष के सभी लोगों के साथ विधि के अनुरूप, संविधान के अनुरूप, विधि के अनुरूप सबके साथ न्याय करेगा, न्याय करने का वचन देता है। तो ये है प्रधानमंत्री की शपथ। प्रधानमंत्री इन बातों का शपथ लेता है। इसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री की पदावधि की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। अनुच्छेद 75(2) में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 75(2) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, कार्य करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ कि जब तक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चाहे तब तक प्रधानमंत्री रहेगा, जब राष्ट्रपति न चाहे प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है
कि राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दे, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तभी बर्खास्त करेगा जब लोकसभा में प्रधानमंत्री अपना बहुमत खो दे। बहुमत से प्रधानमंत्री बनेगा, बहुमत खोने पर वो उसे बर्खास्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा सामान्य रूप में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष है। इसके पहले अगर प्रधानमंत्री चाहे तो त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। तो प्रधानमंत्री त्याग पत्र देकर के अपना पद छोड़ सकता है। साथ ही अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तब भी पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। हाँ, एक मंत्री के बर्खास्त होने, एक मंत्री के निधन होने पर या एक मंत्री के त्यागपत्र देने पर ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री, केवल प्रधानमंत्री के पद त्याग करने पर, प्रधानमंत्री के निधन पर, यानी प्रधानमंत्री का पद नहीं तो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। इस क्रम में हम लोग अंतिम बात करेंगे प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों की। प्रधानमंत्री को वही वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री को जो व्यय विषयक भत्ता है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अन्य प्रकार की तमाम सुविधाएं हैं, वो सब प्रधानमंत्री को प्राप्त होती हैं, संसद सदस्यों को भी प्राप्त होती हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते अलग से कोई वेतन और भत्ता प्रधानमंत्री को प्राप्त नहीं होता। रिवीजन के क्रम में प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों की बात करनी है और इसमें 4 बिंदुओं को, एक तो मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां, राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां, संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां और अन्य शक्तियों की बात हम लोग इसमें करेंगे। तो आइए क्रम से बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य की बात करें तो सबसे पहले संविधान के अंदर प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्यों का कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यों का उल्लेख है और चूंकि व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की कार्यों और शक्तियों का उपयोग करता है, इसलिए हम लोग उसी को प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य के रूप में जानेंगे। आइए देखें कि प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य क्या हैं, जो निम्नलिखित हैं, नीचे उनकी चर्चा की जा रही है। सबसे पहले मंत्रिपरिषद के संबंध में नीति निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्यों की बात हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री भी एक मंत्री है और अपने समकक्ष मंत्रियों में प्रधान है। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री है, अपने समकक्ष मंत्रियों में वो क्या है, प्रधान है। प्रधानमंत्री क्या करता है, अपने मंत्रियों के लिए उनके मंत्रालय आवंटन करता है और उनके कार्यों की देखरेख करता है, उनके कार्यों के प्रगति को देखता है, प्रगति की जांच करता है। और क्या करता है, तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और अध्यक्षता करने के साथ साथ मंत्रियों को उचित दिशा निर्देश प्रदान करता है। प्रधानमंत्री, इसके अलावा प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है और राष्ट्रपति से सिफारिश करके किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। तो किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री चाहे तो स्वयं त्यागपत्र दे सकता है और त्यागपत्र देकर के पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, प्रधानमंत्री का पद समाप्त, तो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त। इसके अलावा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ये मिलकर के देश के नीति के निर्धारक हैं। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद मिलकर क्या करते हैं, देश की नीतियों के निर्धारक हैं और इस तरह से नीति निर्धारक की भूमिका का निर्वहन करते हैं।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की जो शक्तियां और कार्य हैं। पहला कार्य यह है कि प्रशासन और विधान संबंधी जो भी संघ की सूचनाएं हैं वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। जब जब जैसे जैसे राष्ट्रपति मांगे वैसे वैसे सूचनाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा ऐसा कोई विषय है जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है, ऐसा कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने कार्य किया है, लेकिन उस कार्य का विचार मंत्रिपरिषद में नहीं किया गया है। अगर मंत्रिपरिषद में नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की अपेक्षानुसार उस विषय को प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के समक्ष रखेगा। माने कोई भी विषय इंडिविजुअल मंत्री के माध्यम से संपन्न नहीं होगा, उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष आना ही होगा, यह आवश्यक है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री क्या करेगा, राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देकर कई अधिकारियों की नियुक्ति करवाता है, जिसमें पहला है भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करवाता है। उसके अलावा सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करवाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करवाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करवाता है। इस तरह से प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। अब बात देखें संसद के संबंध में कि संसद के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री क्या हो, लोकसभा का नेता होता है। वह सत्र को आहूत करने के लिए और सत्रावसान करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है। सदन के सत्र को आहूत करना, बुलाना और सत्रावसान करना, दोनों की सलाह वह राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा वो लोकसभा के विघटन की सिफारिश भी किसी भी समय राष्ट्रपति से कर सकता है और उसकी सिफारिश पर लोकसभा विघटित हो जाती है। और क्या हो सकता है, प्रधानमंत्री जो है वो सभा पटल पर सरकार की नीतियों को रखता है, सभा पटल पर सरकार के नीतियों की घोषणा करता है और विपक्ष के द्वारा उचित दिशा निर्देश जो उसको ठीक लगे लेता है और उस दिशा निर्देश को भी शामिल करता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा में विपक्षी दलों की, लोकसभा में वो विपक्षी दलों की बातें सुनता है और बातें सुनने के बाद जनता की इच्छाओं के अनुरूप नीतियां अपनाता है। ऐसी नीतियों को अपनाता है जो जनता के अनुरूप है, जनता की भलाई के लिए है, न्याय के लिए। अंत में प्रधानमंत्री की कुछ अन्य शक्तियां भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष है और केवल नीति आयोग का नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है। इस तरह से कई समितियों परिषदों का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री को देखें तो एक तरफ जहां वो केंद्र सरकार का मुखिया होता है, वहीं दूसरी तरफ वो देश की विदेश नीति को भी मूर्त रूप प्रदान करता है, विदेश नीति को, और देश की विदेश नीति को प्रदान कर देश के विकास मूर्त रूप प्रदान करता है और देश के विकास को सुनिश्चित करता है, देश के विकास का रास्ता तैयार करता है, अवसर प्रदान करता है। और अंत में कहें तो आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का वो सर्वेसर्वा होता है। तो प्रधानमंत्री के बारे में ये बातें हम लोगों ने की। रिवीजन के क्रम में मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और मंत्रिपरिषद की संरचना में कई प्रकार के मंत्री जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, सबके बारे में हमें इस रिवीजन में जानना है। इसकी संरचना की बात करें तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री 3
इसकी श्रेणियां हैं, 3 प्रकार हैं। राज्य मंत्री के 2 भाग हैं, कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में एक मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। आइए इनको हम लोग और जाने। उसके पहले थोड़ा मंत्रिपरिषद के बारे में कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री सहित एक मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है उसके बारे में किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, किसी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती या चैलेंज नहीं किया जा सकता। मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। बारी बारी इसके बारे में हम लोग देखें। पहला कैबिनेट मंत्री, जिसे मंत्रिमंडल भी कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो अपने अपने विभागों के प्रमुख होते हैं और इस तरह से मंत्रिपरिषद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय या वित्त मंत्रालय, इस तरह के मंत्रालय होते हैं। अन्य कई मंत्रालय जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्यों के पास होते हैं। शासन संबंधी कैबिनेट निर्णय जो है वो कैबिनेट के ही द्वारा लिया जाता है। सभी मंत्रियों की बैठक, पूरे मंत्रिपरिषद के सदस्यों की बैठक नहीं होती, केवल मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के सदस्यों की बैठक होती है और उसी में सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। कैबिनेट की अनेक समितियां हैं, जैसे कैबिनेट की राजनीतिक समिति, कैबिनेट की नियुक्ति संबंधी समिति, कैबिनेट की रक्षा मामलों की समिति, कैबिनेट की निवेश मामलों की समिति। ऐसे कैबिनेट की अनेक समितियां हैं और इन समितियों के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे प्रकार के जो मंत्री हैं, जिनके राज्य मंत्री के नाम से जानते हैं। राज्य मंत्री में भी 2 प्रकार के मंत्री, एक तो मंत्रालय विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है और ऐसे मंत्रियों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरे मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य उन्हें सौंप दिया जाए, ऐसे मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्यों के सहयोगी होते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं वो सामान्यतः कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। ध्यान रहे, सामान्यतः कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते, विशेष जरूरत पर कैबिनेट की बैठक में भाग ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उप मंत्री पर। ये जो उप मंत्री हैं ये विभागों के प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं, प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते, ये भाग ही नहीं लेते हैं। मंत्रियों की एक और श्रेणी की बात करते हैं हम लोग और उन्हें कहते हैं संसदीय सचिव। जी हां, संसदीय सचिव ये विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं, इसलिए इनका दर्जा भी लगभग मंत्रियों के बराबर होता है। इन लोगों को दर्जा प्राप्त मंत्री भी कहते हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री। संविधान में चूंकि मंत्रिपरिषद की जो सीमा है, अधिकतम सीमा उसका 15%, उसका अतिक्रमण न हो, इसलिए संसदीय सचिव को औपचारिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर मंत्रियों के समूह में नहीं रखा जाता, जबकि व्यवहारिक स्तर पर ये मंत्रालय के अंदर हैं, या यूं कह लीजिए कि व्यवहारिक स्तर पर ये भी एक मंत्री हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री। इसके अलावा एक और कैबिनेट का ही एक रूप, जिसे किचन कैबिनेट या आंतरिक मंत्रालय या आंतरिक मंत्रिमंडल कह सकते हैं। ये क्या है? ये 15-20 मंत्रियों का एक छोटा सा समूह है, एक लघु निकाय है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। औपचारिक रूप से जो भी निर्णय लिए जाते हैं उस निर्णय का केंद्र बिंदु ये किचन
कैबिनेट होती है, किचन कैबिनेट के अंतर्गत मंत्रिमंडल होती है यानी कैबिनेट होती है, साथ में प्रधानमंत्री के जो विश्वास पात्र लोग हैं वो होते हैं, प्रधानमंत्री के मित्र हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य हो सकते हैं, मतलब ऐसे खास लोग होंगे जो शासन की चाबी इन्हीं के पास होगी, शासन के केंद्र बिंदु के रूप में ये जाने जाएंगे। तो इस तरह से मंत्रिमंडल के मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोगों ने जाना। रिवीजन के क्रम में हम लोग बात करने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अनुच्छेद 75 को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों के बारे में उपबंध, अनुच्छेद 88 के अंतर्गत सदन के अंदर मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार की बात करने वाले हैं, मंत्रिमंडल की शक्तियों की बात करने वाले हैं, उसके अलावा महान्यायवादी के पद की, उसकी शक्तियां और उसके कार्यकाल की समाप्ति को लेकर के हम लोग इस कक्षा में रिवीजन कार्य कर रहे हैं। यहां बात करते हुए अनुच्छेद 75 को लें। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में जो अन्य उपबंध किए गए हैं उसके अंतर्गत पहला ये कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति, फिर प्रधानमंत्री जिसको जिसको कहेंगे उसे मंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या के बारे में यहां महत्वपूर्ण बिंदु है कि मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या जो होगी वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होगी। ये बात 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निर्धारित किया गया। प्रधानमंत्री भी 15% में शामिल है, ये बात अलग से नोट कर लिया गया कि 15% में प्रधानमंत्री भी सम्मिलित है, प्रधानमंत्री अलग नहीं है 15% से। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, दल बदल के आधार पर अगर कोई संसद सदस्य अयोग्य घोषित हुआ है, दल बदल के आधार पर अगर किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित ठहराया गया है तो वो मंत्री पद के भी अयोग्य घोषित हो जाता है। संसद सदस्य नहीं है तो मंत्री भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रपति ही मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है और मंत्री लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो अपना पद धारण करते हैं। इसके अलावा संसद सदस्य अगर कोई नहीं है और ऐसे में भी उसे मंत्री तो बनाया जा सकता है, क्योंकि मंत्री बनाए जाने के लिए संसद सदस्य बिना संसद सदस्यता के भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन मंत्री बनने के 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, अन्यथा क्या होगा, इस अवधि के उपरांत मंत्री नहीं रहे। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का, अगर उसे मंत्री बनाया गया है तो मंत्री बनने से 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो इस अवधि के बाद मंत्री पद धारण नहीं करेगा, मंत्री पद से हट जाए। अब बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 88 की, सदन में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार की बात करेंगे। तो सदन के भीतर मंत्री और महान्यायवादी, इनके पास किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होता है, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। मंत्री और महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकते हैं, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। और क्या है, संसद की संयुक्त बैठक है, संसद की समितियों की बैठक है, उसमें भी ये लोग जा सकते हैं, बैठक में भाग ले सकते हैं। ये अधिकार मंत्रियों को है और महान्यायवादी को है। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत ये बातें हम लोगों ने देखी। अब बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल की शक्तियां और कार्य की बात। हम लोग मंत्रिपरिषद की शक्तियां कार्य पढ़े,
मंत्रिमंडल की कार्य और शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कैबिनेट की कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मंत्रिमंडल के जो पावर्स हैं क्या है कि राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश की संपूर्ण नीतियों का निर्धारण मंत्रिमंडल ही करती है, सीधी सीधी बात। कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उसका व्यवहारिक प्रयोग तो मंत्रिमंडल ही करती है। जैसा कि आप जानते हैं, कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद है, लेकिन मंत्री परिषद में भी जो मंत्रिमंडल है वही कार्यपालिका की व्यवहारिक रूप में उसकी शक्तियों का प्रयोग करती है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही राष्ट्रपति जो है वो संसद में सदस्यों को मनोनीत करते हैं। संसद के भीतर राष्ट्रपति जो सदस्यों को मनोनीत करते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में अभी 2 सदस्यों की जो मनोनीत करने की व्यवस्था रही है, उनको मनोनीत किससे करना है इसके बारे में मंत्रिमंडल ही परामर्श करती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के परामर्श से ही अध्यादेश जारी किया जाता है। आपने राष्ट्रपति के भाग में पढ़ा कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग कैसे होगा? तो शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से ही होगा। आगे बढ़ते हैं और देश की आर्थिक नीतियों का भी निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। बजट मंत्रिमंडल बनाती है, टैक्स मंत्रिमंडल लगाती है। इस तरह से संपूर्ण क्रियाकलाप, सरकार की सारी कार्यवाही करीब करीब मंत्रिमंडल के माध्यम से होती है। अब बात करना है हम लोगों को भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 की चर्चा करें। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी की इस पद का प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। राष्ट्रपति ही महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक महान्यायवादी पद धारण करता है। महान्यायवादी के बारे में कि देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। यह भारत सरकार को विधि के मामले में सलाह देता है और हर उन मामले में सलाह देता है जिसको राष्ट्रपति ने उसे सौंपा है। यानी जिन जिन कार्यों को राष्ट्रपति ने उसे सौंपा है उन सभी मामलों में भारत को विधि के रूप में या विधि अधिकारी के रूप में वो सलाह देता है। चूंकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ऐसी स्थिति में संविधान में इसके कार्यकाल की कोई चर्चा नहीं की गई है। इसके अलावा महान्यायवादी की शक्तियां क्या हैं? तो भारत के किसी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार महान्यायवादी को है। भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार महान्यायवादी को है। संसद के दोनों सदनों, चाहे संसदीय समितियां, किसी में भी जाने का अधिकार है, बस उसे मत देने का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं। और महान्यायवादी इसे संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। संसद को जो भी वेतन भत्ते सुविधाएं मिलती हैं, एक सांसद को, एक संसद सदस्य को, वो सारी सुविधाएं महान्यायवादी को भी प्राप्त होती हैं। अब महान्यायवादी के पद की समाप्ति कैसे होती है, कार्यकाल की समाप्ति कैसे होती है? तो पहला ये कि राष्ट्रपति उसे हटा दे महान्यायवादी को, दूसरा है वो खुद त्याग पत्र दे दे,
और तीसरा, अगर पूरी सरकार हट जाए, पूरी सरकार त्याग पत्र दे दे, मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे, तो महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने संघीय कार्यपालिका के सभी बिंदुओं का अध्ययन किया। धन्यवाद।